नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 बाजार दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा और ये जाना था कि बाज़ार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना है, लेकिन जब हम बाज़ार में खाली मन से जाते हैं, अर्थात जब हमें नहीं पता होता कि हमें क्या खरीदना है, तो हम बाज़ार के जादू में फंस जाते हैं। बाज़ार हमें अपना गुलाम बना लेता है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से इसके लेखक श्री जैनेंद्र कुमार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास है। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये श्री जैनेंद्र कुमार के विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। इनको प्रमुख पुरस्कार जो मिले हैं उनमें है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है इन्हें। श्री जैनेंद्र कुमार का निधन सन 1990 में हो गया। तो पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें सबसे पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो हमने जाना और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि जब हम खाली मन से बाजार जाते हैं, जब हमें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, तो ऐसे में बाजार की जादुई ताकत हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती है। हम उसके जादू के वश में हो जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे की तरफ आकर्षित होती है, उसी तरह बाजार का जादू भी तब चढ़ता है जब हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं होता। तो बाजार का जादू चढ़ने पर क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है? मनुष्य अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है, मतलब अपने रुपए की ताकत को दिखाता है, अपने रुपए का घमंड दिखाता है। अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है। अनावश्यक मतलब जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं होती। दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि व्यक्ति रुपए का घमंड क्यों दिखाता है? समाज को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास इतना रुपया है कि मैं हर वस्तु, महंगी से महंगी वस्तु खरीद सकता हूँ। तो इससे समाज में दिखावे की भावना बढ़ती है। जब बाजार का जादू उतरता है तब मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति को पछतावा होता है, बजट खराब हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अपने महीने का या सप्ताह का बजट बनाता है। लेकिन जब हम उसके हिसाब से नहीं चलते, हम उन वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं जो हमारे बजट में नहीं होती, जो अनावश्यक होती है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, तो हमारा बजट खराब हो जाता है। फैंसी वस्तुओं की बहुतायत आराम में खलल डालती हुई प्रतीत होती है। मतलब जो वस्तुएं हमने खुद को आराम पहुंचाने के लिए खरीदी होती है और उन वस्तुओं को हम घर में ले आते हैं और वो बाजार का जादू उतर जाता है, तब हमें प्रतीत होता है कि अरे हमें तो इनकी आवश्यकता थी ही नहीं, और फिर उनसे आराम के बजाय हमें तकलीफ़ ज़्यादा पहुंचने लग जाती है। प्रश्न, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है?
क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो पाठ में हमने भगत जी के बारे में भी पढ़ा था। लेखक ने बहुत सुंदर उदाहरण भगत जी का दिया कि भगत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाज़ार के बीचों बीच से गुजरते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो ये सोचते हो कि अगर मैं बाज़ार के बीच में से गुजरूंगा तो मेरा मन जो है वो आकर्षित हो जाएगा वस्तुओं पर, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाज़ार से बचकर निकलता हूँ। नहीं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि बाज़ार के बीचों बीच से गुजरते हैं और अंत में जाके एक पंसारी की दुकान है, वहाँ पे रुकते हैं और उन्हें काला नमक या जीरा जो भी चाहिए वो खरीद लेते हैं और घर वापस आ जाते हैं। अनावश्यक वस्तुओं को नहीं खरीदते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगत जी को मालूम है कि उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। उनका मन भरा हुआ है। मन भरा होना मतलब अपनी आवश्यकताओं का पता होना, और ऐसे में बाजार का जादू नहीं चढ़ता। तो अब आते हैं प्रश्न पर कि भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। तो भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू क्या है कि भगत जी बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, मतलब सही अर्थ देते हैं बाजार को। वे बाजार से वही वस्तुएं खरीदते हैं जिनकी उनको आवश्यकता होती है। ऐसा करके वह बाजार को सच्चा लाभ देते हैं। हमारी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, क्योंकि जब समाज में सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सामान खरीदेंगे तो समाज से ईर्ष्या और दिखावे की भावना खत्म हो जाएगी। ऐसा होने से आपस में सद्भाव बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप शांति की स्थापना होगी। मतलब जब सभी व्यक्तियों का मन भरा होगा, मतलब हमें मालूम होगा कि हमारी आवश्यकता क्या होगी है, तो हम उसके अनुसार बाजार का प्रयोग करने लग जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो दूसरों की महंगी वस्तुएं देखकर हमें ईर्ष्या नहीं होगी, दिखावे की भावना भी समाज से खत्म हो जाएगी। और जब ईर्ष्या नहीं रहेगी तो प्रेम, भाईचारा, सद्भाव समाज में बढ़ेगा। और ये सब किसके प्रतीक है? शांति के। समाज में शांति स्थापित हो जाएगी। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भगत जी जैसा व्यक्तित्व समाज में शांति स्थापित करने में मददगार होता है। अगला प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजारूपन का अर्थ है वस्तुओं की ऊपरी चमक दमक। जब दुकानदार बेकार की वस्तुओं को आकर्षित बनाकर बेचता है और ग्राहक इसके वशीभूत होकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं, तब बाजार में बाजारूपन बढ़ता है। तो क्या अर्थ है बाजारूपन का? जब दुकानदार क्या करते हैं, जो बेकार की वस्तुएं होती हैं उनको आकर्षक बना देता है ताकि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो और उसे खरीद ले। और कैसे ग्राहक आकर्षित होंगे उसकी तरफ? जिन्हें अपनी आवश्यकता का नहीं पता होता। तो जब बाज़ार में ऐसा होता है तो उसे कहा जाता है बाज़ार का बाजारूपन। हमारी समझ में जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार बाज़ार से सामान खरीदते हैं वही बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं। प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, यह कथन बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ क्रय शक्ति को। तो हाँ, बाज़ार में खरीदने की क्षमता ही देखी जाती है व्यक्ति की, क्योंकि बाज़ार
में जब कोई व्यक्ति जाता है तो दुकानदार उससे ये नहीं पूछता कि तुम किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, तुम किस क्षेत्र से आए हो, किस जाति के हो, तो स्त्री है या पुरुष है। दुकानदार क्या देखता है? सिर्फ खरीदने की क्षमता को। हमारे पास जितना रुपया है, हमारी खरीदने की क्षमता जो है, उसके अनुसार हम बाज़ार का लाभ उठा सकते हैं। तो बाज़ार लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन बच्चों, हम अधिकांश क्षेत्रों में देखते हैं, जैसे चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो, धर्म का हो, शिक्षा का हो, व्यवसाय का हो, किसी न किसी आधार पर भेदभाव किया जाता है। भेदभाव के भी कई तरीके होते हैं। कभी आरक्षण के नाम पे या कभी किसी और मुद्दे को जो है आधार बनाया जा सकता है, लेकिन बाज़ार में ऐसा नहीं होता। व्यक्ति अपनी परचेजिंग पावर के अनुसार बाज़ार का लाभ उठा सकता है, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बेशक हम इस कथन से सहमत हैं कि बाज़ार समानता का भाव रखता है समाज में, फिर भी बाज़ार पैसे की व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देता है, जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब पैसा व्यंग करने लग जाता है दूसरे व्यक्तियों पर, तो समाज में फिर ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगती है, समाज में भाईचारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए पैसे की व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देना भी ठीक नहीं है, और बाज़ार में ऐसा ही होता है, पैसे की व्यंग्य शक्ति को ही बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र में कब बदल जाता है? तो बाज़ार बच्चों एक तरह से अर्थशास्त्र का ही एक विषय है। अर्थशास्त्र में बाज़ार को पढ़ा जाता है, बाज़ार के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, अलग अलग तरीके के बाज़ार होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और जो अलग अलग तरीके के बाज़ार हैं, जैसे कि एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक सोल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और ऐसे ही कई तरीके के बाज़ार होते हैं, उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का एक विषय है। तो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र में कब बदल जाता है? मतलब जब बाज़ार के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया जाता है तो अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र में बदलता है। ये कैसे किया जाता है? उत्तर है, जब दुकानदार बेकार के वस्तुओं को आकर्षित बनाकर बेचता है और ग्राहक इसके वशीभूत होकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदता है, तब बाज़ार में बाज़ारूपन बढ़ता है। ऐसे में ग्राहक और बेचक को एक दूसरे की हानि में अपना लाभ दिखने लगता है। बाज़ार में शोषण और छल कपट की भावना बढ़ने लगती है। बाज़ार में बाज़ारूपन तेज़ी से बढ़ने लगता है। ऐसे में सद्भाव और भाईचारा का स्थान ईर्ष्या और दिखावे की भावना लेने लगती है। तो जब बाज़ार में बाज़ारूपन तेज़ी से बढ़ने लगता है, शोषण बढ़ने लगता है, छल कपट बढ़ने लगता है, तब अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र में बदल जाता है। क्योंकि दुकानदार अपना लाभ देखता है, वो सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं जो है ग्राहक को बेच दूं, अपने मनमाने दामों पर बेच दूं, इसलिए वो बेकार की वस्तुओं को भी आकर्षक बनाता है। और ग्राहक अपने रुपए के घमंड में जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे की हानि में अपना लाभ देखने लग जाते हैं, अपना स्वार्थ देखने लग जाते हैं, और ऐसा करने से छल और कपट को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारा विषय, हमारा पाठ बाजार दर्शन समाप्त होता है।